तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एसएससी जेई के लिए जो पीवाई की सीरीज़ चल रही है, कॉन्सेप्ट थ्रू पीवाई की सीरीज, तो हम इसका आज लेक्चर 5 कर रहे हैं, जिसमें अभी तक का हमने 40 क्वेश्चन देख लिए हैं जो हमारे 5 दिसंबर 2025 की शिफ्ट है उसके। तो आज हम रिमेनिंग 10 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द परमेबिलिटी ऑफ अ मटीरियल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। पहला ऑप्शन दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकंड ऑप्शन दिया है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। थर्ड ऑप्शन दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि हमारी परमेबिलिटी क्या होती है। जैसे कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, परमेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल थ्रू विच इट कैन ईजिली पासिस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराने के लिए किसी पदार्थ में कितनी क्षमता है, कितने आराम से वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करा दे, उसको हम परमेबिलिटी बोलते हैं। तो परमेबिलिटी जो होती है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, यहाँ पर म्यू जो है हमारी, ये है आपकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो हमें बतानी है। ये किसके बराबर होती है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट हमारी होती है रिलेटिव फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, और म्यू आर होती है हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी। जो हमारी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी होती है म्यू नॉट, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये इसकी यूनिट है, हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो ये म्यू नॉट की वैल्यू है आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और हमारी म्यू आर जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ये डायमेंशनल लेस होती है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो यूनिट नहीं होती है। तो जो हमारा म्यू है परमेबिलिटी, वो किसके बराबर हो गया, हमारी जो फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है उसके, और इंटू म्यू आर जो हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, द परमेबिलिटी ऑफ अ मटीरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ। ये किसका प्रोडक्ट है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयर गैप इन अ मैग्नेटिक सर्किट विल। एयर गैप से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है। तो ऑप्शन है पहला, डिक्रीज द टोटल रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट। सेकंड है डिक्रीज द एमएमएफ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन फ्लक्स। थर्ड है इंक्रीज द फ्रिंजिंग इफेक्ट। फोर्थ है इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो देखिए, मैं आपको एक ये कोर बना के दिखाता हूँ। माना ये एक हमारी कोर है, ठीक है, इसमें फ्लक्स फ्लो कर रहा है, और इस जगह से हमने ये काट दी, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये हमारा एयर है, जो ये पार्ट है ये एयर है। तो जब हमारा फ्लक्स यहाँ से मूव करते हुए ऐसे आएगा, ये, तो वो सीधे ऐसा रास्ता नहीं पकड़ेगा, ये यहाँ से थोड़ा बाहर को होते हुए आएगा, इसके किनारे किनारे। ये देखिए, ये फ्लक्स ऐसे होते हुए आएगा, क्योंकि एयर गैप जो है, एयर की परमेबिलिटी मैग्नेटिक कोर की परमेबिलिटी से कम होती है। तो हम जब एयर गैप इंक्रीज़ करते हैं, मतलब जब हम एयर गैप हम इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारा फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स ये सीधा फ्लो ना होके ये थोड़ा बाहर की ओर से फ्लो होता है। मतलब फ्लक्स का जो एरिया है, फ्लक्स फ्लो का, वो एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण जो हमारा फ्लक्स है बी, फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स तो कांस्टेंट ही है क्योंकि फ्लक्स इतना ही रहेगा, लेकिन फ्लक्स ने एरिया बढ़ा दिया। आपने देखिए, ये एरिया बढ़ा दिया, तो इसी जो एरिया बढ़ता है, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। यहाँ एरिया बढ़ने से फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा सही, इसका आंसर आएगा सही है हमारा ये सी, फ्रिंजिंग इफेक्ट। एयर गैप को बढ़ाने से फ्रिंजिंग इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, इसमें दिया है एन इंडक्टर विथ एन इंडक्टेंस ऑफ 500 मिली हेनरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम इज कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज सोर्स, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट। तो इसमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस है, टाउ। टाउ इज इक्वल टू आर सी सर्किट है, नहीं आर एल सर्किट है, तो एल बाई आर होता है।
ठीक है। एल की वैल्यू है 500, ये मिली में है, मिली है नहीं लिख देता हूँ, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 25। ठीक है, 25 दूनी 50, ये आ जाएगा 20, ये ओम में थी, तो ये कितना आ गया 20। ये मिली है, मिली मतलब 10⁻⁻3, तो 1 2 3 4 0.02 आ जाएगा, 0.02 सेकेंड टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। तो टाउ की वैल्यू आ गई 0.02। ये देखिए आंसर डी। देखिए यहाँ पर उन्होंने 20 भी दिया है, 20 सेकेंड में नहीं है, ये मिली है। मिली मतलब 10⁻⁻3। जब आप 10⁻⁻3 लिखेंगे मतलब इसके आगे तीन तीन जीरो के बाद फिर पॉइंट आएगा, 1 2 3 फिर पॉइंट आएगा। देखिए इसका पॉइंट आया तब ये आया 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एन इंडक्टर विथ एन इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी हैज़ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर थ्रू इट। ठीक हो गया। इफ़ द करंट इज डिक्रीजेस टू 2 हेनरी इन 0.1 सेकेंड, मतलब पहले करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रही थी, फिर डिक्रीज हुई 2 एम्पियर, मतलब फिर 3 एम्पियर फ्लो होने लगी 0.1 सेकेंड में। तो पूछा है कि एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इंडक्टर में कितना होगा। तो ठीक है, इसका तो हम सिंपल से फॉर्मूला भी जानते हैं, ई इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इंडक्टर में एल डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एल की वैल्यू हमें कितनी दी है 10 हेनरी, 10 इंटू करंट में चेंज, पहले कितना था 5, फिर कितना हो गया 2 कम हुआ तो 5 माइनस 2, और कितने सेकंड में कम हुआ है 0.1 सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 में से 2 कम किया 3, 3/0.1, पॉइंट हटाएंगे ऊपर पर 0 बढ़ाएंगे तो 10 इंटू 30 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 300 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डी 300 वोल्ट। टोटल इंड्यूस ईएमएफ हमारा 300 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम्स आर एप्लीकेबल ओनली टू विच टाइप्स ऑफ सर्किट। किस टाइप के सर्किट में हमारी थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम यूज़ को होती है। पहला दिया है लीनियर और बाइलेटरल सर्किट, सेकंड दिया है सर्किट विथ ओनली डिपेंडेंट सोर्स, नहीं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों में होती है। नॉन लीनियर सर्किट ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और लीनियर सर्किट में होती है। अब इसमें ऑप्शन पूछे कौन सा सही रहेगा, तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो लीनियर और बाइलेटरल सर्किट रहेगा, क्योंकि लीनियर एलिमेंट वो होते हैं जिनमें हमारा वोल्टेज और करंट, माना वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है वो कांस्टेंट होता है और वो ओरिजिन से पास करता है। माना ये है आपका लीनियर सर्किट, ये ठीक है, ये हमारा है लीनियर सर्किट, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। सॉरी ये बन नहीं पाया। ये देखिए, ये जो पॉइंट ओरिजिन से पास होता है इसको बोलते हैं लीनियर एलिमेंट, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, और बाइलेटरल एलिमेंट क्या होता है, जिसमें हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है और इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, यानी रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे एलिमेंट तो हमारी ये लीनियर सर्किट पर भी काम करता है और बाइलेटरल सर्किट पर भी काम करती है हमारी थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। थेवेनिन का ही एनालॉगस हमारा नॉर्टन है और नॉर्टन का एनालॉगस हमारा थेवेनिन है। हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू थेवेनिन को नॉर्टन और नॉर्टन को थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन ये फिर एक न्यूमेरिकल है। इसमें दिया है आपका अ सर्किट हैज़ अ थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, ठीक हो गया, एंड अ थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम। इफ़ द लोड इज़ 3 ओम इज़ कनेक्टेड, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड। तो लोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये जानना चाहता है। तो आपको पता है कि थेवेनिन सर्किट में हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो होता है वीटीएच और आरटीएच, और इसके साथ एक लोड कनेक्ट होता है। यहाँ पर वीटीएच की वैल्यू इसने दी है 10 वोल्ट और आरटीएच की वैल्यू दी है 2 ओम। इसमें हमने लोड कनेक्ट करा है 3 ओम का।
यह 3 ओम का लोड। तो ये करंट पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसमें करंट हम कैसे निकालेंगे? करंट हमें सीरीज सर्किट दिख रहा है, I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, VTH, जो हमारी VTH है, अपॉन टोटल रजिस्टेंस 3 और 2, या फिर आप पहले फार्मूला के बेस में लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए RTH प्लस RL। ये फार्मूला होता है लोड में करंट का, ये लोड की करंट है ना IL। तो ये कितना आ जाएगा, VTH की वैल्यू है हमारी 10 वोल्ट, RTH की वैल्यू है हमारी 2 ओम और RL की वैल्यू 3। तो 3 और 2 5, 10/5 2 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ सिमेट्रिकल साइनोसोडियल वेवफॉर्म ओवर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में साइनोसोडियल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? तो एक ये यहाँ पर साइनोसोडियल वेव बना देता हूँ, इसमें समझने के लिए आसानी रहेगी। ये देखिए, ये हमारी साइनोसोडियल वेवफॉर्म है, इसमें मैंने एक साइकिल बनाई है, यहाँ t एक साइकिल तक का है। तो इसमें क्या है हमारे, इसमें पूछा एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होती है? एरिया अंडर द कर्व। देखिए, तो ये एक जो कर्व है, इसमें एक एरिया ये है प्लस वाला देता हूँ, एक ये माइनस वाला है। साइनोसोडियल वेव फॉर्म वो भी सिमेट्रिकल है, मतलब जितना आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी उतनी ही नेगेटिव हाफ साइकिल होगी। और ये अगर हम इनकी एवरेज निकालेंगे, माना एरिया पहली वाली को मानता हूँ A1 प्लस A2 करना है हमें, क्योंकि एवरेज निकालना है। ये पहले का एरिया है प्लस में, और सेम माना कोई वैल्यू मानता हूँ 5 है, और दूसरे का एरिया है, हमें इसको प्लस करना है, और दूसरे का एरिया मान लिया मैंने -5 है। तो इन दोनों की एवरेज क्या आ जाएगा, 5 + -5 0। तो ये आप याद कर लीजिए, किसी भी आपकी एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालनी है सिमेट्रिकल साइनोसोडियल वेव फॉर्म की, अगर देखिए सिमेट्रिकल लिखा है, सिमेट्रिकल मतलब जितनी पॉजिटिव हाफ में है उतनी ही नेगेटिव हाफ में है, तो इसकी एवरेज वैल्यू जो होगी, देखिए एवरेज वैल्यू इसकी हमेशा होगी 0। ठीक है। अगर इसने आपको RMS वैल्यू पूछी होती, अगर RMS वैल्यू इसी क्वेश्चन में पूछेगा, तो Im/√2 जो पीक वैल्यू लिखा है ये होता है पीक वैल्यू बाई √2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ सीरीज RLC सर्किट, एक सीरीज RLC सर्किट है, व्हाट हैपन टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो XL और XC में क्या फ़र्क पड़ेगा सीरीज RLC सर्किट में। तो हमें पता है XL क्या होता है, XL होता है हमारा ओमेगा L। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf और L इंडक्टेंस हो गया। तो जैसे जैसे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, माना F की वैल्यू बढ़ेगी, वैसी वैसी XL की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि XL जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के। तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XL की वैल्यू बढ़ेगी। यही अगर हम XC की बात करें, XC होता है 1/ωc, मतलब 1/ω की वैल्यू हम पुट करते हैं 2πf इंटू C। यहाँ पर हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे XC की वैल्यू घटती है। मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ाने पर XL की वैल्यू बढ़ती है और XC की वैल्यू घटती है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में XL की वैल्यू डिक्रीज़ नहीं, XL की वैल्यू इंक्रीज़ और XC की वैल्यू डिक्रीज़ नहीं। यहाँ पर XL की वैल्यू इंक्रीज़ और XC की वैल्यू डिक्रीज़, हाँ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए XL की वैल्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर XC की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल आ गया। इसमें दिया है हमें अ बैलेंस 3 फेज मोटर ड्रॉस 50 एम्पियर फ्रॉम अ 415 वोल्ट लाइन। द पावर फैक्टर ऑफ अ मोटर इज 0.8 लैगिंग। व्हाट इज़ द टोटल रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द मोटर। ठीक है, यहाँ पर टोटल रिएक्टिव पावर की वैल्यू बतानी है हमें, मतलब Q की वैल्यू बतानी है, Q की वैल्यू बतानी है। और हमें 3 फेज दिया है, 3 फेज मतलब √3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 इंटू VL/IL। Q निकालना है ना, Q मतलब रिएक्टिव पावर, तो हम यहाँ लिखेंगे sin φ।
साइन फाई। ठीक हो गया, ये हमारा फॉर्मूला है इसका, Q इज इक्वल टू √3 VL IL साइन फाई। जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है ये हमेशा लाइन वोल्टेज दी रहती है और ये लाइन करंट दिया रहता है। VL IL की वैल्यू हमें दी है, यहाँ पर cos फाई की वैल्यू हमें दी है। cos फाई की वैल्यू कितनी दी है? 0.8। cos फाई की वैल्यू 0.8 दी है, तो ये आपको याद ही होगा साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6। वरना आप एक फार्मूला आपको पता होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इससे निकलती है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड वो है परिणाम जो आपको याद होने चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0.8 रखेंगे और आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब 0.8 का स्क्वायर करोगे तो 0.64। 1 में से 0.64 कम करोगे तो आ जाएगा 0.36, और 0.36 का रूट करोगे तो आ जाएगा आपका 0.6। तो साइन फाई की वैल्यू क्या आ गई? 0.6। तो हम यहाँ पर सिंपली जो वैल्यू आई है उनको पुट कर देते हैं। √3 आपका होता है 1.73, और v की वैल्यू हमें दी है यहाँ पर 415 वोल्ट, और करंट की वैल्यू 50, और साइन फाई की वैल्यू हमने निकाली अभी 0.6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 21.6 kVAR आएगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है kVAR। VAR होती है, लेकिन ये kVAR में आ रही है क्योंकि ये 1000 से ज़्यादा है। हमने पॉइंट लगा के इसको यहाँ पर kVAR में कन्वर्ट करा है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हैं। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये रहा। ये लिखा है एंड अल्टरनेटिंग करंट हैज़ अ वेव फॉर्म सच दैट इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ Im फॉर द ड्यूरेशन ऑफ T/4 एंड 0 फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3T/4 टू अ फुल साइकिल। व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ दिस वेव फॉर्म? ठीक है, एक हमें वेव फॉर्म दी है, उसकी RMS मतलब हमें RMS वैल्यू बतानी है, जिसमें T/4 टाइम में तो Im है, उसके बाद हमारी 0 हो जा रही है 3T/4 टाइम के लिए। तो इसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा ही बड़ा हो गया। तो ये देखिए T/4 टाइम तक का इसमें Im वैल्यू, उसके बाद इसकी वैल्यू हो जा रही है 0। ठीक है, तो ये आपको कैसी पल्स दिख रही है? ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा लग रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर में जो RMS का फॉर्मूला होता है IRMS, वो होता है मैक्सिमम वोल्टेज बाई 2। क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म में इसने खाली थ्योरेटिकल वे में लिख दिया यहाँ पर। बाकी ये आपको पता है कि T/4 टाइम तक का ये Im है, जो Im की वैल्यू है, उसके बाद ये 0 हो जा रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका Im/2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।